नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, ये दो टॉपिक इस चैप्टर में, इस कंटेंट में हम करने वाले हैं। तो सत्ता की साझेदारी से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ना संघवाद से। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले कि सत्ता क्या होती है और साझेदारी क्या होती है। सत्ता का मतलब होता है जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, तो वो सत्ता में बदल जाती है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल कर लिया जाता है या उनको हिस्सेदार बना लिया जाता है, तो शासन की उस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। जहाँ सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, लोगों की भागीदारी ही नहीं होगी, तो उसका मतलब है लोकतंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग कौन से तरीके हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। तो सत्ता की साझेदारी के तरीकों को हम देखेंगे। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, यानी सरकार के अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच जब सत्ता की साझेदारी होगी तो वो कहलाएगी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। ये कहलाता है क्षितिज वितरण, सत्ता का क्षितिज वितरण। अब हम बात करेंगे सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी, स्तर यानी ऊर्ध्वाधर वितरण। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, ये स्थानीय सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। भारत में ये त्रिस्तरीय सत्ता की साझेदारी है, इसे आप नोट रखें। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी है भारत में। सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, यानी सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो तो उसे कहेंगे सामाजिक समूह के बीच। समाज में रहने वाले विभिन्न समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक दलों, दबाव समूह, हित समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सत्ता के अलग अलग विचारधारा होती हैं, उनको वरीयता दी जाए, उनको हिस्सेदार बनाया जाए। सामाजिक समूह वाले राजनीतिक दलों के साथ आती रहती हैं, यानी जाती रहती हैं, दलों के हाथों में जाती रहती हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है अथवा इसके कौन से लाभ हैं? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अति आवश्यक है। ऊपर हमने बात की, सत्ता की साझेदारी आवश्यक और अच्छी भी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव और अंदेशा कम हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और शासन में कार्यकुशलता बनी रहती है। ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के लाभ हैं। सत्ता के क्षितिज वितरण एवं ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या अंतर है? तो सत्ता के क्षितिज वितरण को हमने देखा, जब सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का वितरण हो, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और क्षितिज वितरण, इसमें एक स्तर पर सरकार के अंगों के बीच बंटवारा। क्षितिज वितरण में एक ही स्तर की सरकार। ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का वितरण विभिन्न स्तरों के बीच होता है। इस वितरण में सरकार की शक्तियों का विभाजन विभिन्न स्तरों के बीच होता है। इस वितरण में उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। श्रीलंका की जातीय संरचना। श्रीलंका की जातीय संरचना को समझाइए। श्रीलंका में मुख्यतः 3 भाषाई बड़े समूह हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 74% हैं वो हैं सिंहली भाषा बोलने वाले, 18% तमिल और 7% ईसाई तमिल लोग हैं। ईसाई लोग सिंहली और तमिल दोनों भाषाई बोलते हैं। सिंहली भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के हैं। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पाया जाता है, यानी सिंहली हैं उनको विशेष वरीयता है। वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए कोई सुनवाई या उनके कोई अधिकार नहीं है। सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है। श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण से समझाइए कि किस तरीके से सत्ता की साझेदारी है वो जनता की, जनतंत्र की आत्मा है।
श्रीलंका की जनजातीय व्यवस्था बहुसंख्यकवाद है और श्रीलंका में सिंहली एवं तमिल दो प्रमुख जातियां हैं वो पाई जाती हैं। 1956 के कानून में दोनों तमिल को हटाकर सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सिंहलियों को प्राथमिकता दे दी गई। बहुसंख्यक सिंहली समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रभुत्व कायम करने के लिए उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बनाया गया और इसके परिणाम स्वरूप दोनों जातियों के मध्य टकराव का कारण बना और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। बेल्जियम की जातीय संरचना के बीच सत्ता की साझेदारी किस तरीके से है? तो बेल्जियम एक यूरोपीय देश है और श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक एशिया का देश है। बेल्जियम में विभिन्न भाषाई समुदाय जैसे 59% डच भाषा बोलने वाले हैं, 40% यहाँ फ्रेंच भाषा वाले हैं, 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है। कानून बनाने के लिए दोनों समुदायों का बहुमत होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था वहाँ कर रखी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है और संविधान द्वारा केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ दोनों इलाकों को की जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको सौंप दी गई है। नेक्स्ट चैप्टर है वो है संघवाद। संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो संघवाद ऊपर हमने देखा था कि किस तरीके से शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। तो संघवाद जहाँ शक्तियाँ बटी हुई हो, संविधान हो वो सर्वोच्च हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो और द्विसदनीय विधायिका हो, ये मोटी मोटी विशेषता होती हैं। संविधान लिखा हुआ हो, सर्वोच्च हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, शक्तियाँ बटी हुई हो। संघवाद की परिभाषा देख लेते हैं। वह शासन जिसमें शक्तियों और सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच हो। संघवाद की विशेषता देखें, संघात्मक शासन भी इसको कहते हैं। तो संविधान, लिखित संविधान होना जरूरी है। संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियाँ बटी हुई होती हैं, क्योंकि संविधान में लिख दिया जाता है केंद्र सरकार की कौन सी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार की कौन सी शक्तियाँ। नागरिक लिखित संविधान में संविधान है वो लिखित और दोनों ही सरकारों की शक्तियाँ हैं वो संविधान में लिख दी जाएं। संविधान की सर्वोच्चता भी हो। संविधान लिखित स्पष्ट निश्चित ही नहीं बल्कि वह सर्वोच्च भी हो। दोहरे शासन की व्यवस्था हो, यानी संघात्मक शासन में दो स्तरों की शासन हो, पहले स्तर पर केंद्र और दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें। शक्तियों का विभाजन हो। कानून निर्माण के लिए शक्तियाँ दोनों सरकारों में बटी रहती हैं और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका हो। कानून की व्याख्या करने और केंद्र राज्य के बीच यदि विवाद हो जाएं तो उनको निपटारे के लिए न्यायपालिका है वो स्वतंत्र भी हो और निष्पक्ष भी हो और सर्वोच्च भी हो। संघवाद के प्रकार एकात्मक और संघात्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए। संघवाद के दो प्रकार, यानी साथ आकर और साथ लेकर संघ बनाना, ये दो प्रकार हैं संघवाद के। तो साथ आकर बनाना, जैसे दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई बना दी जाए, इकाइयों की सत्ता है वो स्वतंत्र रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। तो साथ आकर बनाया गया संघ किस देश में है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। साथ लेकर संघ बनाना, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, ये भारत जैसे देश में है कि आंतरिक विविधता को देखते हुए उसमें केंद्र सरकार है उसको अधिक शक्तिशाली बना देना, जैसे भारत और जापान में ऐसा ही है। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में अंतर करेंगे अब। एकात्मक शासन यानी शक्तियाँ एक ही जगह हों, केंद्र के पास हो या केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो, और संघात्मक इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमज़ोर हो या शक्तियाँ बटी हुई हों, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, शक्तियाँ बटी हुई हों। इसमें शक्तियाँ एक ही जगह हों, शक्तियाँ एक जगह पे केंद्रित हों और शक्तियाँ कई स्तरों पे विभाजित हों। इसमें एक ही नागरिकता होती है और इसमें दोहरी नागरिकता, केंद्र की भी नागरिकता और राज्यों की भी नागरिकता। केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ लेती हैं। एकात्मक में जो शक्तियाँ राज्यों को मिलती हैं वो केंद्र सरकार से मिलती हैं, न कि संविधान से। संघात्मक में दो स्तर की सरकारें और अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और इनको शक्तियाँ हैं वो संविधान से मिलती हैं। संविधान संशोधन केंद्र सरकार अकेले कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार संविधान संशोधन अकेले नहीं कर
शक्ति। भारत में विकेंद्रीकरण को समझाइए। विकेंद्रीकरण का मतलब भी शक्तियां बांट देना, एक जगह नहीं हो। तो भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है। 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार के तीसरे स्तर को बनाने की आवश्यकता हुई और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है और दिसंबर 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन मंजूर कर दिया और उसको संवैधानिक दर्जा देकर पंचायती राज को मजबूत बना दिया। 92वां संविधान संशोधन पंचायती राज की विशेषताएं क्या हैं? चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होंगे। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग गठित कर दिया ताकि इनका समय पे चुनाव और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। ग्राम पंचायत बना दी, यानी प्रत्येक गांव ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। प्रधान अध्यक्ष सरपंच कहलाता है। पंचायत समिति जो कि मध्य का स्तर होता है, बीच का। कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का गठन करती हैं। इसका मुखिया प्रधान कहलाता है। जिला परिषद, जिस जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसमें सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है और मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है। जिले में विधायक और सांसद भी इसके सदस्य के रूप में होते हैं। नगर निगम, इस प्रकार की स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका एवं बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। इनके सदस्यों का भी चुनाव जनता द्वारा ही होता है। नगर निगम के मुख्य पदाधिकारियों को मेयर कहते हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को समझाइए। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के रूप में किया जाता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय हैं और वर्तमान में इनमें लगभग 100 विषय हो गए, जैसे रक्षा संबंधी, विदेश मामले संबंधी, बैंक, संचार, डाक, मुद्रा, ये सभी विषय हैं। इन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय, इसमें 66 विषय हैं, जैसे पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है। इन विषयों में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। अब समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय हैं और अब 52 हो गए हैं। इसमें मूल विषय 47 हैं। शिक्षा, वन और विवाह इसी में आते हैं। इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों सरकारों के पास है। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होते हैं। भारत की भाषा नीति को समझाइए। भारत की भाषा नीति है वो किस प्रकार की है? तो हमारे देश में किसी एक राष्ट्र को राष्ट्रभाषा, एक भाषा को, मतलब हमारे देश में किसी भी एक भाषा को भाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, परंतु हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। राज्यों की भी अपनी भाषाएं हैं। राज्यों का अधिकांश काम अपनी भाषा में ही होता है और राज कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग की भी अनुमति है। अनेक गैर हिंदी भाषी राज्य दक्षिण भारत की मांग पर दी गई थी। इस समाधान से अंग्रेजी भाषा आम जन को लाभ हो रहा है। इससे राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की अनुमति, भारत में हिंदी को बढ़ावा देने की सरकारी नीति बनी हुई है। लेकिन बढ़ावा देने का अर्थ ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप दे जहाँ हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं बोली जाती। तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी भारत में उतना ही महत्व है जितना हिंदी का है, क्योंकि हमने 22 भाषाओं को संविधान में शामिल कर रखा है। केंद्र संवैधानिक दर्जा दे रखा है 22 भाषाओं को। केंद्र सरकार के इन लचीले रुख के कारण हम श्रीलंका जैसे बहुसंख्यकवाद की स्थिति से बच गए। लोकतंत्र और विविधता अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, लोकतंत्र और विविधता।